अस्सलाम वालेकुम। अली अनसेंसर्ड के नए एपिसोड में आपका खुशामदीद। इस एपिसोड में यक ना शुद्ध दो शुद्ध वाला सीन है। दो अली मौजूद हैं और बहुत ज्यादा शुक्रिया अली मलिक आपके टाइम का। थैंक यू थैंक यू। और नया बजट आ चुका है और बुनियादी सवाल ये है कि इस बजट में हमारे साथ त्रौ हुआ है या मजाक हुआ है। अच्छा, आई थिंक प्रॉब्ली इस बजट में ना कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उसकी वजह ये कि बजट है ही नहीं। ये कागज कागज है, बस इसमें से कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं होना, हो ही नहीं सकता, बिकॉज ये रियलिटी से बहुत डिस्टिंक्ट है। जिन्होंने बनाया है उनको समझ ही नहीं आ रही कि इस वक्त क्या हालात क्या है। तो ये शायद ये बहुत जबरदस्त। या शायद इस नीयत से बनाया है कि 2-3 महीने बाद सोचेंगे असल में क्या बनाना है, या ये है कि उनका ख्याल है कि उन्होंने सही बनाया है। बट जो भी है, ये बजट तो इम्प्लीमेंट होना ही नहीं है, हो ही नहीं अच्छा, सकता। ये पिछले साल जब बजट पास हुआ था तो उसके अगले महीने आपने कह दिया था कि 600 से 800 बिलियन का हाँ जी। शॉर्टफॉल होगा। जी जी। अभी जनवरी में वो फिगर आ चुका था। हाँ जी, गवर्नमेंट कह चुकी थी कि इतना होगा, लेकिन उसके बाद फिर 800 बिलियन और जो है ये कोरोना की वजह से, क्योंकि 2-3 महीने एक्टिविटी बिल्कुल ही हॉल्ट रही है। तो आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब ने तकरीर की थी, वो जो खबरें पढ़ते हैं आके, तो उन्होंने जो इससे पिछले वाली दफा उन्होंने कहा था कि जी 800 बिलियन हमें कोरोना की वजह से हिट आई है। तो अब जो हम फिगर देखते हैं बजट के, तो 5.5 ट्रिलियन का टारगेट था। 800 हमने कहा था कि होना ही होना है, ये मतलब अनरियलिस्टिक है। जनवरी में गवर्नमेंट ने खुद एक्सेप्ट कर लिया था कि 800 बिलियन का शॉर्टफॉल होगा इस साल। और 800 पीएम ने कहा था जो इससे सेकंड लास्ट स्पीच में कि जी हमें 800 बिलियन की रेवेन्यू की हिट है कोविड की वजह से। तो आप अगर फिगर देखें तो 5.5 ट्रिलियन में से एग्जैक्टली 800 और 800 1.6 ट्रिलियन कम होके तो 3.9 की रिकवरी है। बिल्कुल ठीक है। और अगर ये कोरोना ना आता हम्म। तो आपकी फिगर 600 से 800 बिलियन वाली 800, बिल्कुल ठीक 800, होती। 800 थी, 800 से शायद थोड़ा ऊपर ही होता। बिल्कुल ठीक है। और अब हम जाहिर है कि वो डबल हो गई है। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, और अब आपने वैसे तो खैर किस्सा ही मुका दिया है ये कह के कि ये बजट है ही नहीं और बजट जो होगा वो हमें कुछ अरसे बाद पता लगेगा या हम बनाएंगे। लेकिन इस वक्त आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगर ये बजट है, अगर, जी तो जी। फिर कितना शॉर्टफॉल है? देखें, एक तो जो रेवेन्यू टारगेट है उसमें कुछ नहीं तो 1 ट्रिलियन का शॉर्टफॉल, तो ऐसे ज्यादा हो सकता है। 900 बिलियन 1 ट्रिलियन, इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं होगा। 4.9 ट्रिलियन का उन्होंने टारगेट रखा है। 3.9 पिछले साल की एक्टिविटी रोकी हुई है। पिछले साल पे कोरोना का इम्पैक्ट एक्चुअली 4 महीने का। अगले फिस्कल ईयर में कोरोना का इम्पैक्ट कम से कम 6 से 8 महीने होगा। मतलब अगर फॉर इंस्टेंस ये खुद कहते हैं कि अगस्त तक पीक आएगी इसकी, तो इसका मतलब ये है कि रिसीड होते होते अक्टूबर नवंबर हो जाएगा। ठीक है, और अगर सेकंड वेव नहीं भी आती है तो तब भी चीजें खुलते खुलते जनवरी फरवरी तक हम एक्टिविटी रिज्यूम करेंगे। इसका मतलब ये को 7-8 महीने हैं जो कोरोना की हिट के हैं, कंपेयर टू पिछला साल जहां पे सिर्फ 4 महीने की हिट थी। सो 1 ट्रिलियन, 900 बिलियन से 1 ट्रिलियन तो मिनिमम होगा, इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम का चांस नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये कि लोग जो हैं, यहां तक कि इस वक्त हमारी ऑपोजिशन भी कह रही है कि जी बड़ा आईएमएफ ज़दा बजट है। और ऑन दी अदर हैंड आप ये कह रहे हैं कि मतलब, क्योंकि हमारी बातचीत होती रहती है इस वीडियो के अलावा भी, तो मुझे पता है कि आप ये कह रहे हैं कि आईएमएफ तो एक्चुअली इस वक्त हमारे भले की बात कर रहे हैं और हम आईएमएफ ने सुनने को तैयार आईएमएफ ने एक्चुअली वाकई ऐसे ही कहा। आईएमएफ ने गवर्नमेंट को 2-3 चीजें कही थी, और मेरा ख्याल है कि ये चीजें बहुत क्रिटिकल हैं। अगेन, इसकी मोडालिटीज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ज्यादा बेहतर तरीके से जान सकती थी अगर उसकी नीयत होती तो। लेकिन जो आईएमएफ कह रहा है वो गलत नहीं कह रहा। आईएमएफ ये कह रहा है इस वक्त कि भाई आपकी इकोनॉमी स्लंप में जाएगी। आई एम श्योर जो हम बात कर रहे हैं 900 बिलियन से 1 ट्रिलियन की, इवन आईएमएफ को भी पिछले साल के तजर्बे के बाद भी, और फिर ये कोरोना की जो ग्लोबली सिचुएशन है उसके बाद भी इस चीज की समझ आ गई होगी कि टारगेट अचीव नहीं होना। ठीक, इसलिए उसने गवर्नमेंट को कहा था कि जी आप जो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है इसको कट करें। आईएमएफ ने इवन यहां तक कहा था कि आप सैलरीज और पेंशन को कट करें। ठीक, हमारी गवर्नमेंट उसके बदले में जाकर आईएमएफ को कह रही थी कि नहीं जी आप हमें सैलरी बढ़ाने दें एम्प्लॉइज की। ठीक, पहली चीज, गवर्नमेंट बड़ी मुश्किल से खुद कह रही है कि 9% डेफिसिट का बजट होगा। 9% डेफिसिट के बजट के बाद हम आपको कह रहे हैं, और मतलब ये हो कि 900 बिलियन से 1 ट्रिलियन तक रेवेन्यू शॉर्टफॉल मजीद आएगा उसके अलावा। इसका मतलब ये है कि हम चले जाते हैं को तकरीबन आई थिंक 17-18% का डेफिसिट की तरफ देख रहे हैं। उसमें भी गवर्नमेंट, आईएमएफ आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई आपकी आमदनी इतनी नहीं है, आप अपने खर्चे कम करें। और हमारी हुकूमत उनके पास जाके कह रही है नहीं जी हमें थोड़े और खर्चे करने हैं।
ठीक है, थोड़े और खर्चे करने देने का मतलब क्या होगा? अगर आपके पास आमदनी नहीं है और खर्चे हैं, मतलब ये होगा आप या तो गैर जरूरी कर्जे लेंगे और उनको जाया करेंगे। जाया किस चीज पे करेंगे? जाया तनख्वाहों पे करेंगे, पर्क्स पे करेंगे, मतलब एक एक असिस्टेंट कमिश्नर को एक एक हाइलेक्स वीगो लेके दे के करेंगे, इस तरह की चीजों के ऊपर करेंगे। और दूसरी तरफ ये है कि आप या अवाम के ऊपर मजीद टैक्स लगाएंगे। इकोनॉमी पहले ही स्टॉल्ड है, आप टैक्स लगाएंगे भी तो एक्चुअली वो रिग्रेसिव टैक्सेशन होगी, उससे रेवेन्यू कलेक्शन नीचे ही जाएगी, ऊपर नहीं आएगी। पिछली दफा भी जिस वजह से हमने एक्चुअली प्रोडिक्शन की थी कि इतना शॉर्टफॉल आएगा, उसकी वजह ये थी कि नजर आ रहा था कि ये रिग्रेसिव टैक्सेशन की तरफ ही गवर्नमेंट जा चुकी है। और रिग्रेसिव टैक्सेशन हमेशा बैकफायर करती है। मतलब आप अगर कोशिश करें जबरदस्ती के साथ टैक्स बढ़ाने की, वो जिसको कहते हैं ना, अगर एक गाय बीमार है तो आप उससे ज्यादा दूध निकालने की कोशिश करेंगे तो वो मर जाएगी, और उतना दूध भी नहीं निकलेगा जितना आपको मिल सकता था। तो एग्जैक्टली ये पिछली दफा भी हुआ था, इस दफा तो सिचुएशन उससे भी ज्यादा खतरनाक है। तो आईएमएफ एक्चुअली इनको पिछली दफा भी इस दफा भी समझाने की कोशिश कर रहा था कि आपका मसले का हल ये नहीं है कि आप टैक्सेस इंक्रीज करें, आपके मसले, क्योंकि आईएमएफ का टारगेट बेसिकली होता है कि आपने एक सर्टेन लेवल पे डेफिसिट रखना, और वो भी एक्चुअली हमारे मतलब हर एक के फायदे की बात। तो आईएमएफ इनको कह रहा था कि भाई उस डेफिसिट के लिए आप ये करें कि आप अपने खर्चे कम करें। ये कह रहे थे कि नहीं, हमें खर्चे मजीद बढ़ाने दें, हम आपको इतना टारगेट देते हैं। तो टारगेट अनरियलिस्टिक है, बिकॉज फ्रैंकली इस वक्त तो इन्होंने कोई नया टैक्स भी नहीं लगाया। तो अगर इन टैक्सेस के साथ पिछले साल कोविड वगैरह वगैरह सब कुछ करके 3.9 ट्रिलियन की कलेक्शन हुई थी, तो इस साल तो एक्चुअली कोविड का इम्पैक्ट ज्यादा होगा अगले फिस्कल ईयर में, मतलब इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी वगैरह सब कुछ, मतलब और तो मतलब 3.9 ट्रिलियन ही मीट हो जाए तो बहुत बड़ी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो आज कहा है कि मिलिट्री का बजट हमने बढ़ाया ही नहीं। क्या ये बात ठीक है? मुल्तान में शायद नहीं बड़ा होगा, लेकिन वैसे तो एक्चुअली बड़ा है, मतलब 200 बिलियन का तो सीधा सीधा इंक्रीज इधर है। पोस्ट पेंशन में, क्योंकि पेंशन पूल हर साल बढ़ जाता है, तो पेंशन का साइज भी थोड़ा सा बढ़ गया है इस दफा। फिर मिलिट्री के लिए स्पेशल मेरा ख्याल है 30-40 बिलियन एडिशनल उनको दिया गया है आर्म फोर्सेस को, कि वो अपने लिए कोविड की प्रोटेक्शन वगैरह का कोई हिसाब किताब करें। तो बजट तो एक्चुअली बड़ा है मिलिट्री का, डिफेंस बजट बड़ा है इसका। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये कि जाहिर है कुछ लोगों ने एतराजात किए कि जी एजुकेशन बजट कम एलोकेट हुआ है, एजुकेशन जो है वो प्रोविंसेस का सब्जेक्ट है, वो ये जो पैसे हैं ये को कैपिटल के लिए हैं, तो अभी आप प्रोविंसेस का बजट आने दें तब पता लगेगा। लेकिन मसला फिर वही है कि प्रोविंसेस ही तो पैसे जनरेट करते हैं। ये पैसे कैपिटल के पास गए, कैपिटल ने अपने लल्ले तल्लों पे लगा दिए। अब जो पीछे बचेगा प्रोविंसेस के पास वो कितना को खर्च लेंगे? अब देखें, ये खबर आ चुकी है कि एनएफसी इस दफा प्रोविंसेस को मजीद कम मिल रहा है। अच्छा, मेरा मेरा वैसे ख्याल ये है कि एनएफसी की जो मोडेलिटीज हैं उसकी वजह से शायद ये नहीं हो सकेगा, क्योंकि इफेक्टिवली प्रोविंसेस के पास वीटो है एनएफसी में। तो मतलब ये ख्वाहिश तो हो सकती है फेडरल गवर्नमेंट की, लेकिन इसके ऊपर बड़ा मेरा मेरा, मेरा अपना ख्याल ये है कि इवन जो मतलब कुछ सूबे जहाँ पीटीआई या उसके थादियों की हुकूमतें भी हैं, वहां की हुकूमत भी इसको बड़ा स्ट्रांगली रिजेस्ट करेगी, बिकॉज मतलब उसकी उसकी और उसकी दो वजह हैं। एक वजह तो ऑफ कोर्स ये है कि मतलब अपने रिसोर्सेज वो क्यों छोड़ें। आपके जिस तरह आपने कहा कि रिसोर्स सूबा जनरेट कर रहा है, रिसोर्स एक मतलब शहरी जनरेट कर रहा है, वो चाहेगा कि उसके जितना करीब लग सकता है लगे। लेकिन उसकी एक दूसरी वजह भी है। उसकी दूसरी वजह यह है कि कोविड की फाइट हो या एजुकेशन हो, 18th अमेंडमेंट के बाद अब ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। ऑलरेडी आपने इफेक्टिवली जो पैसे सूबाई हुकूमतों को देने थे उनको फ्रीज कर दिया है बजट। मतलब बजट में एक्चुअली जो मतलब बजट का साइज है वो 11.9% बढ़ा है, और सूबों का शेयर 11% बढ़ा है। यानी सूबों का शेयर उस प्रोपोर्शन से नहीं बढ़ा जिस प्रोपोर्शन से आपने बजट का साइज बढ़ाया। तो एक्चुअली उनका शेयर ऑलरेडी आपने श्रिंक। अब इस श्रिंक के साथ उन सूबों ने, भले उसमें पंजाब हो, भले उसमें सिंध हो, भले उसमें बलूचिस्तान हो, भले उसमें केपी हो, सवाए इस्लामाबाद को निकाल के बाकी हर एक ने अब इस पूल के अंदर ही कोविड का मुकाबला करना है। उसने अस्पतालों के खर्चे भी इसी में से निकालने हैं, उसने डॉक्टरों की पीपीईज भी इसी में से निकालनी है, डॉक्टर जो अस्पताल में मरीजों को अद्वियात दी जाएंगी, टेस्टिंग की जाएगी, वो सारी की सारी चीजें। तो ये एक एडिशनल खर्चा है, तो ऑलरेडी उनके ऊपर एक बोझ है। उसके बाद आपने उनका शेयर भी एक्चुअली इंक्रीज नहीं किया।
तो अब उसके ऊपर अगर आप उनसे ये कहेंगे कि जी आप इस शेयर को मजीद कम कर दें, तो काम मेरा ख्याल है कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि मतलब ये ख्वाहिश जरूर है फेडरल गवर्नमेंट की, लेकिन ऐसे जब जब ये चीज प्रैक्टिकल रेलम में जाएगी तो शायद ऐसे नहीं हो सकेगा। और एक चीज और जो मैं एजुकेशन बजट के बारे में कहना चाहता हूँ, दो चीजें। एक तो ये कि मेरा ख्याल है कि इस साल एजुकेशन बजट बढ़ाने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि हम 6 महीने तो कम से कम एजुकेशन सिस्टम ही रिस्टोर नहीं कर रहे होंगे अगले फिजिकल, तो मतलब सो इफेक्टिवली आपका एजुकेशन ईयर आधे साल का होगा। तो अगर वो आप वहां से एक्चुअली कुछ पैसे शायद मतलब निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हैं। दूसरी चीज जो एजुकेशन में सीरियसली रीथिंक करने की जरूरत है वो ये कि जब सारी की सारी एजुकेशन प्रोविंशियल डोमेन में आ चुकी है, तो हम हर साल 40-50 अरब रुपया एचईसी को क्यों देते हैं? एचईसी जैसे इदारे और इस तरह के बेशुमार डायरेक्टरेट हैं फेडरल गवर्नमेंट में, कई डिपार्टमेंट हैं फेडरल गवर्नमेंट में, कई ऑटोनोमस बॉडीज हैं फेडरल गवर्नमेंट में, जो एक्चुअली डेड वेट है। अगर आप इस सब का मिला जुला के हिसाब किताब लगाएं तो आप 250-300 अरब रुपया जाया कर रहे हैं इनके ऊपर हर साल। हम ये क्यों करते हैं मतलब? और उसमें एक एचईसी भी है। मतलब अगर आपको एक सेंट्रल रेगुलेटर चाहिए भी है तो 40 बिलियन रुपया बहुत ज्यादा है एक सेंट्रल रेगुलेटर, जिसका इफेक्टिवली काम एक डाकखाने का इससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि एजुकेशन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज अब एक प्रोविंशियल डोमेन है। तो ये एक और चीज है, एक और वेस्ट है जो हमारे यहाँ चल रही है, तो इसकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब आपके ख्याल में कोविड आ गया हुआ है, ठीक है, आप खुद ही कह रहे हैं कि और अगले 3-4 शायद 6 महीने तो ये चलेगा। तो कोविड के लिए जो इस बजट में पैसे मुख्तस किए गए हैं वो काफी हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। मेरा ख्याल है कि मतलब एक्चुअली ना गवर्नमेंट का मसला ये है कि गवर्नमेंट को थ्रू आउट अभी तक इस मसले की इंटेंसिटी का अंदाजा ही नहीं हो रहा। मतलब ये पेंडेमिक है, ये कोई मतलब वो ये नहीं है कि आपके यहाँ हैजे की वबा फूट पड़ी है लाहौर शहर में और आप इसे डील कर रहे हैं तो 20-25 दिन में हो जाएगी, कुछ अद्वियात आएंगी, एक सर्टन डेथ रेट होगा मिनिमल, लोग बीमार होंगे, उनको दवाइयां अस्पताल आया करेंगे, उनको दवाई दिया करेंगे, आप घर चले। पेंडेमिक के डायनामिक्स बहुत ज्यादा फर्क होते हैं और ये मतलब हमारे लिए नहीं है, सिर्फ ग्लोबल स्केल पे है। और दूसरी चीज ये कि मतलब अब तो खैर बड़ा ये चीज वाजे हो गई होगी कि मतलब हमने आखिरी जो एपिडेमिक देखा था पाकिस्तान में मतलब अपनी जिंदगियों में, वो डेंगू था। बट डेंगू भी एक्चुअली कुछ लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरियाज तक कन्फाइंड होता था, इसका जोर हर जगह पे नहीं होता था। मतलब आपके जो देही इलाके थे वहां तो डेंगू एक्चुअली इफेक्टिवली नॉन एग्जिस्टेंट था। खुली जगहों के ऊपर डेंगू का जोर ज्यादातर था केपी के कुछ शहरों में, लाहौर में, कराची में। कराची में आया था सबसे पहले, उससे अगले साल कराची में आया, तो उसके बाद से कराची में सिचुएशन बेहतर आनी शुरू हो गई। 2011 में लाहौर में आया था, इसने बहुत ज्यादा मसला क्रिएट किया था। उसके बाद अगले साल जब आया तो शहबाज शरीफ साहब तैयार थे उसके लिए। उसके बाद से लाहौर में भी सिचुएशन बेहतर आना शुरू हो गई। दूसरा ये सीजनल था। ठीक, ये पेंडेमिक एक तो सीजनल नहीं है, दूसरा ये ग्लोबल है, और तीसरा ये कोई लोकेशन पे कन्फाइंड नहीं है। आपको इसके केसेस चीचावतनी में भी मिल रहे हैं, आपको इसके केसेस गुजरांवाला में भी मिल रहे हैं, आपको इसके केसेस नारोवाल में भी मिल रहे हैं, आपको इसके केसेस शिकारपुर में भी मिल रहे हैं, आपको इसके केसेस कराची में भी मिल रहे हैं, मरदान में भी मिल रहे हैं। ठीक, तो ये एक नेशनल कैलेमिटी वाला सीन है, मतलब एक्चुअली तो इंटरनेशनल, लेकिन हमारे लिए ये अक्रॉस द, मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि अच्छा ठीक है यार फिलहाल लाहौर में मसला है तो बाकी जगह तो जनरेट कर रही है। जिस तरह आपको याद होगा कि सैलाब आया था 2011 का, तो वो इफेक्टिवली उसने को 20% हिस्से को पाकिस्तान के को मुतासर किया था, तो इकोनॉमी को उससे भी ठीक ठाक डेंट पड़ा था। लेकिन जो अच्छी चीज हुई थी वो ये हुई थी क्योंकि बारिशें हो रही थी तो राइस बेल्ट की वजह से राइस की यील्ड बहुत ऊपर चली गई थी, उसने किसी हद तक उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट को सस्टेन कर लिया था। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आपके पास कोई बफर ही नहीं है जिसपे आप कह सकेंगे अच्छा यार इधर नहीं है तो एटलीस्ट इधर तो काम चल रहा है। हर तरफ इसकी जो मतलब असरात हैं वो उसी शिद्दत से फैल रहे हैं, तो उस वजह से बिल्कुल ठीक है। बड़ा बड़ा मुश्किल है कि मतलब इसके अंदर ये वाली अजम्पशंस जिनके साथ गवर्नमेंट चल रही है कि बिजनेस एज यूजुअल है, ये बिजनेस एज यूजुअल नहीं है। और जब तक ये रियलाइजेशन नहीं आएगी तब तक ना तो कोविड रिलेटेड पॉलिसी गवर्नमेंट की ठीक हो सकती है, ना इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट की ठीक। और ये जो मेरा जो वो बुनियादी सवाल था कि कोविड के पैसे बजट में नहीं, नाकाफी हैं नहीं वो समझ ही और नहीं वो आ रही। मतलब वो देखे ना, हाँ, देखे आप, बात बड़ी सीधी सी है। बात सीधी सी ये है कि अभी आज ही मेरा ख्याल है वो असद उमर साहब आए हुए थे टीवी पे अभी थोड़ी देर पहले,
तो मैं क्लिप उसके वो ट्विटर पे देख रहा था, तो वो कह रहे हैं कि जी यहाँ पे अगले महीने के आखिर तक 3-2.5 लाख केस हो जाएंगे और जुलाई के आखिर तक 10 लाख केस हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, हो जाएंगे, आपने हमें बता दिया, हमें भी पता चल रहा है। इंपीरियल कॉलेज आपको अगस्त के नंबर भी बता रहा है, आप तो जुलाई तक हैं। मतलब वो मॉडल हो सकता है गलत हो, बट इट विल बी ऑफ बाय सम डिग्री। बट पॉइंट ये है कि नंबर तो आपके सामने है सारे के सारे। सवाल ये आप क्या कर रहे हैं, ठीक, उसका कोई जवाब नहीं। और उसकी बेसिक वजह ये कि इदराक नहीं है। मतलब देखें ना, हम बात करते हैं कि जी कोविड का मुकाबला कैसे करना है। ठीक है जी, कोविड का मुकाबला ऐसे होता है कि मसलन चीन ने 7 दिन में 3,000 बेड का अस्पताल खड़ा कर दिया था। क्वारंटाइन सेंटर नहीं, 7 दिन में 3,000 बेड का हॉस्पिटल खड़ा कर दिया था। ठीक, तो जब इस तरह के पेंडेमिक से आप डील कर रहे हैं, इस तरह की इमरजेंसी से डील कर रहे हैं, तो फिर तो आपको ये चीजें चाहिए। और ये चीजें कैसे होंगी, इसके लिए नोट चाहिए, सीधी सी बात है, बगैर पैसे के नहीं होगा। तो जो हुकूमत ने रखा है, मूंगफलियां रखी हैं उसके अंदर, 25 बिलियन तो एनडीएम में क्वारंटाइन फैसिलिटीज बनाने पे लगा चुका है, जो हुकूमत ने 2 महीने बाद बंद कर दी है पंजाब में। तो मतलब इसका क्या मतलब, ये जो 70 बिलियन के 100 बिलियन हुकूमत ने रखा है इसके लिए, ये क्या कर लेगा इसके साथ? कुछ नहीं होगा। मतलब ये इससे 5-6-7 गुना की जरूरत होगी अगर आपने इसको डील करना है। बिल्कुल। और ये तो आप हेल्थ सेक्टर वाली बात कर रहे हैं ना, ये अगर कल कला को देने पड़ते हैं, जो कि देने चाहिए हैं, वो जिस तरह पूरी दुनिया में बेल आउट पैकेजेस होते हैं स्मॉल बिजनेसेस को, बल्कि बिल्ड को भी, उनके लिए क्या है अच्छा, बजट वो में? देखें देखें, दो चीजें हैं। एक तो चीज ये है कि उनके लिए कुछ नहीं है गवर्नमेंट बजट में। मतलब हुकूमत ने पिछले साल बीईएसपी का 200 अपने उनके आदादोशुमार है कि हमने 232 बिलियन रुपया खर्च किया है बीईएसपी पे। ठीक है, और उसमें इफेक्टिवली इन्होंने किया ये था कि इन्होंने कहा था कि हम 1.5 लाख खानदान को, या 1 करोड़ 40 लाख खानदान को 12,000 रुपया दे देंगे वन टाइम, और वो उनके 4-5 महीने के गुजारे के लिए काफी होगा, जो इटसेल्फ गलत अप्रोच है। लेकिन अज्यूमिंग हम उस तरफ चलते हैं, तो वो 2,32 अरब इन्होंने उसके लिए पिछले साल खर्च किया, ये बजट के अपने। इस साल इन्होंने 200 अरब रुपया रखा हुआ। अभी इनके अपने बकौल कोविड ने ऊपर जाना है। अभी इनके अपने बकौल वजीर आजम साहब भी ये कह रहे हैं, जो पता नहीं वो स्मार्ट है या क्या है, लेकिन वो कहते हैं कि जी हमें ये करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो फॉर इंस्टेंस अगर आप आधा पंजाब बंद करना पड़ जाता है आपको ग्रेजुअली, 2-2 3-3 हफ्ते के लिए, तो वहां आपको लोगों को ये पैसे देने की जरूरत। तो आपने 200 बिलियन की एलोकेशन की हुई है। अब 200, पिछले साल उन्होंने 75 बिलियन वजीर आजम साहब ने डेली वेजेस के लिए रखा था, वो मुझे नहीं पता वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। इस साल जीरो। ठीक, और पॉइंट ये है कि आज अगर फॉर इंस्टेंस आज भी कोई इतना मतलब जिसको कहते हैं मिरेकल हो जाता है और आज भी कोविड खत्म हो जाता है, तो मार्केट में एक्टिविटी है ही नहीं, और मार्केट में एक्टिविटी आने में महीने लगेंगे अभी। और मार्केट में हम्म। एक्टिविटी इस दफा सिर्फ एक तरीके से आ सकती है, और वो तरीका ये है कि हुकूमत खुद लोगों की जेबों में पैसे डाले। और जब तक हुकूमत खुद लोगों की जेबों में पैसे नहीं डालेगी, तब तक लोग खर्च करना शुरू नहीं करेंगे। जब तक लोगों को ये तसल्ली नहीं आएगी कि मुझे हर महीने कुछ ना कुछ पैसे रकम मिलनी है, तब तक। और जब एक दफा लोग खर्च करना शुरू कर देंगे, तो उसके बाद जाहिर सी बात है, जब लोग खरीद रहे हैं तो बनाने वाले बनाएंगे भी, बेचने वाले बेचेंगे भी, और काम आगे चलेगा। बिल्कुल ठीक है। और ये अब आपके ख्याल में कितने अरसे में हुकूमत को अंदाजा होगा कि अच्छा, ये हम जिस राह पे चल पड़े थे, ये तो कहीं भी नहीं जा रही, तो अब एक नया हमने को गेम प्लान बनाना है और अवाम को अच्छा, पेश करना मेरा है? मेरा ख्याल है कि इसमें ना हुकूमत खाली का मसला नहीं है, ये रियासत ही तैयार नहीं है इस चीज के लिए, मुझे लगता हम्म। है। ठीक है जी, मतलब मैं अब देखे ना, मतलब आपके चीफ जस्टिस साहब जो हैं, उन्होंने कहा था कि जी सब कुछ खोल दे, मार्केट खोल दी जाए, सब कुछ ओपन कर दिया जाए। ठीक, तो उधर नहीं है। मतलब इनको, क्योंकि एक्चुअली मुझे लगता है कि इनको नजर क्या आया 2-3 महीने, 2-3 हफ्ते के लॉकडाउन के बाद, कि हमारा रेवेन्यू जो कलेक्शन थी वो तो बिल्कुल ही रुक गई है, तो हम सरकार चलाने के पैसे कहाँ से आएंगे। और ख्याल शायद ये था कि सरकार जैसे ही खुलेंगी तो एक्टिविटी वापस आ जाएगी। अब वो खुलने के बाद का हिसाब किताब ये है कि सब कुछ खोल दिया आपने। ठीक है जी, 30 अप्रैल को एक्चुअली वफाकी हुकूमत ने तरावी की इजाजत देने समेत, 24 और 30 अप्रैल के बीच में तरावी की इजाजत देने समेत, मार्केटों खोलने से, उसने सब कुछ कर दिया। हम्म। ठीक है जी, 10 मई को, 9 या 10 मई को इवन सिंध ने भी ग्रेजुअली चीजें ओपन करना शुरू करनी है। ठीक है जी, आखिरी 2 हफ्ते पूरा मुल्क खुला हुआ था रमजान के। ठीक, हम्म। पिछले साल कराची में, क्योंकि कराची के नंबर हमें अवेलेबल हैं, बाकी तो आपको पता है डाटा शेट, पिछले साल कराची में ईद से रिलेटेड सेल 33 अरब रुपए की थी। इस साल हम्म। सिर्फ 9 अरब रुपए की है। हम्म। ठीक,
इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी आप भले खोल भी दें सब कुछ, और मतलब अगेन उसमें नुकसान ये हुआ कि आपने वो एक गुनाह बेलज़्ज़त किया, जिसमें देखें इफेक्टिवली अगर 33 बिलियन की सेल थी वर्सेस 9 बिलियन की सेल है, तो पहली चीज तो सेल्स टैक्स रियासत को वैसे ही चौथा हिस्सा मिलेगा जितना पिछले साल मिला था। इनकम टैक्स कोई भी नहीं मिलेगा। उसकी वजह ये है कि मतलब बिजनेस एक्चुअली इस वक्त ये 9 बिलियन ऑपरेशनल की सेल कॉस्ट। में लॉस पे जा रहे होंगे। ठीक है जी, तो वो मिनिमल होगा, कोई शाजी बिजनेस होंगे जो एक्चुअली प्रॉफिट शो करेंगे। ठीक है जी, और एक्चुअली वैलिड रीजंस के साथ इस दफा तो आपने मतलब रियासत को भी कुछ नहीं मिला, वबा भी फैली, और उसके साथ साथ जो एक और चीज हुई वो ये हुई कि बिजनेसेस कंटिन्यूअसली स्लम्प में, और बिजनेसेस तब तक स्लम्प में रहेंगे जब तक लोगों के पास इनकम नहीं आएगी। मतलब देखें, वजीर आजम साहब ने खुद जो 1 करोड़ 40 लाख खानदानों की कफालत का कहा, इसका मतलब ये कि उनको भी एहसास है कि इसके बाद लोगों के पास काम नहीं है। अच्छा, पॉइंट ये है कि जब काम नहीं है और वो लोग वापस आए हैं, तो 9 बिलियन की सेल के ऊपर 33 बिलियन वर्सेस 9 बिलियन, कराची में कितने परसेंट लोग हैं जिनको तनख्वाह मिल गई होगी इस एक्टिविटी के बाद? बिकॉज बिजनेसमैन जो भी है, जो दुकानदार है, उसके पास 3 लड़के काम करते हैं, उसने भी उनको पैसे तभी देने हैं ना जब उसकी जेब में कुछ आ रहा है। तो उसकी तो अभी फरवरी की स्टॉक की भी इन्वेंट्री नहीं निकल सकी जून तक, तो उसका तो अपना पैसा फंसा हुआ। वो तो शायद बेचारा खुद किसी से कर्जा लेके अपने घर का खर्चा चला रहा हो, तो वो कैसे किसी को तनख्वाह दे रहा होगा? और जब किसी के घर में तनख्वाह नहीं जा रही है तो वो कैसे खरीदेगा? मतलब इस वक्त तो एक्चुअली यही होगा कि मतलब बात बड़ी सीधी सी है कि लोग अपनी बेसिक जरूरत की चीजों को मांग तांग के पूरा कर रहे होंगे, या बचत थोड़ी बहुत होगी उससे पूरा कर रहे होंगे। मतलब बाकी कपड़े शपड़े, मतलब कराची की फिगर है फॉर इंस्टेंस, ताजरान का कहना ये है कि जो सेल हुई है उसमें बल्क सिर्फ बच्चों के कपड़े और जूते हैं। इसका मतलब ये है कि एडल्ट्स ने, मतलब जो फॉर इंस्टेंस ईद के ऊपर हर शख्स अपने लिए कोई 1-2 जोड़े कपड़े बनवाता है, भले मर्द हो खवातीन हो, और दूसरी चीजें होती हैं, जूते होते हैं, दूसरी इस तरह की कोई खरीदारी कराची में उस तरह हुई नहीं है। और कराची में नहीं हुई तो इसका मतलब इफेक्टिवली ये कि पूरे मुल्क में नहीं हुई होगी। ठीक है जी, हमें नजर आ रहा है कि जी एक 500-600 खवातीन की लाइन है एम्पोरियम के बाहर। 500-600 लोग की खवातीन की लाइन ही वो है एक्चुअली, बट 500-600 खवातीन की लाइन से इकोनॉमी नहीं चलती, एक दुकान भी नहीं चलती। इकोनॉमिक एक्टिविटी इस तरह नहीं जनरेट होती। इकोनॉमिक एक्टिविटी उस वक्त जनरेट होती है जब लोगों के पास पैसा हो, और वो पैसा खर्च करने के लिए जरूरी है कि इस दफा रियासत को लोगों की जेब में पैसा डालना पड़ेगा। रियासत को 2 चीजें करनी पड़ेंगी। एक, स्टेट बैंक को कोई कलेटरल फ्री लो इंटरेस्ट रेट लोन मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, खास तौर पे छोटे बिजनेसेस के लिए, क्योंकि छोटे बिजनेसेस आपका को 70% एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। और अगर आप उनसे ये तवक्को रखेंगे कि वो 15-20 लाख के कर्जे के लिए अपना 80 लाख का घर मॉर्गेज करा के आपसे कर्जा लेंगे, तो ऐसे होने वाला नहीं है। और हुकूमत को इस नीयत से जाना पड़ेगा, स्टेट बैंक को तसल्ली देनी पड़ेगी कि इसमें अगर कोई लॉसेस होते हैं तो हुकूमत लेगी। लाइकली नहीं होंगे, कम होंगे, बट होते हैं तो हर सारी दुनिया में हुकूमतें, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ये कर रही है, अमेरिकन गवर्नमेंट ये कर रही है, फ्रेंच गवर्नमेंट ये कर रही है। गवर्नमेंट से अजम्पशन के साथ उनको एहसास होता है कि जब इस तरह की सिचुएशन है इससे निकलने का ये रास्ता है। तो एक तो ये, दूसरी तरफ आपको कंज्यूमर जो एक्चुअली हमारे मुल्क में मतलब मैस स्केल पे वो 1.5-2 करोड़ खानदान है जो बेसिकली या लोअर इनकम है या लोअर मिडिल है, जो एक्चुअली आपकी मार्केट का बल्क जनरेट, जब आपको उसकी जेब में डायरेक्टली हर महीने पैसे डालने पड़ेंगे, मोर लेस ऑन द मॉडल के जी आप शायद उसको उसकी स्किल डेवलपमेंट के साथ लिंक कर दें, आप उसको एम्प्लॉयमेंट के साथ लिंक कर दें किसी भी तरह, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। और जब एक दफा वो पैसे जाने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद वो लोग चीजें खरीदना शुरू कर देंगे। जब वो लोग चीजें खरीदना शुरू कर देंगे तो उसके बाद साइकिल चलेगा। जब साइकिल चलेगा मतलब अगर फॉर इंस्टेंस मैं कुछ बनाता हूँ या मेरी कोई दुकान है और वहां बिक्री हो रही है, तो मैं भी फिर 1-2 लोगों को और हायर करूंगा उसका। जब उन लोगों को मैं हायर करूंगा, इसका मतलब ये कि अब उनको हर महीने तनख्वाह इस एक कारोबार से मिल रही है। अब हुकूमत को वो पैसे देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक आप एक क्रिटिकल मास को एम्प्लॉयमेंट पे वापस नहीं लेके आते, गवर्नमेंट को लोगों की जेब में पैसा डालता रहना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है इससे निकलने का। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वो खान साहब को बहुत ज्यादा पिछले 3-4 महीने से फिक्र भी है और शौक भी है कि कंस्ट्रक्शन का काम ना रुके या उसको किसी तरह से जोर लगा के चला दिया जाए। तो उनके लिए, कंस्ट्रक्शन वालों के लिए इस बजट में उन्होंने हाँ क्या जी, किया? बिल्कुल बिल्कुल है इस दफा। मैं आपको 1 मिनट ठहरे, मैं आपको भी शायद एग्जैक्ट फिगर भी देख के बता सकता हूँ, बट आई थिंक वो 40 अरब रुपया रखा गया है वो हाउसिंग के लिए। हाउसिंग से बेहतर था वजीर आजम साहब जो है ना, वो हाउसिंग की जगह को सड़कें बनाने का ऐलान कर देते हैं। ठीक है, हाउसिंग की इंटेंट क्या है? प्राइमरली हाउसिंग की इंटेंट ये है कि जी हम घर बनाएंगे, उसमें लेबर इन्वॉल्व होगी, उसको तनख्वाहें मिलेंगी,
बड़ी अच्छी चीज है, मगर मसला ये है कि वो घर बनने के बाद क्या होगा, क्योंकि अजम्पशन ये है ना कि आप घर बनाएंगे तो कोई उसको खरीदेगा। जब कोई उसको खरीदेगा, जब खरीदने का मसला आ जाएगा, तो होगा ये कि पैसे ही नहीं है इस वक्त किसी के पास। मतलब आपको अगर ऑफर हो इस वक्त कि जी 80 लाख का घर मिल रहा है, आपके पास सिक्योरिटी हो कि हाँ जी मुझे 1.5-2 लाख रुपया महीना मिलता है, तो चले मैं को थोड़ा सा डाउन दे देता हूँ, बाकी मैं इंस्टॉलमेंट्स करता रहूंगा क्योंकि मेरी तनख्वाह आ रही है। ठीक, हम्म। इस वक्त तो ये अनसर्टेनिटी है। सेविंग, अक्सर लोग पिछले 3-4 महीने में अपनी सेविंग का भी बड़ा हिस्सा खा चुके हैं। तो घर बन भी जाएगा, उसको उठाएगा कौन? यही पैसे अगर पीएसडीपी में या किसी दूसरे प्रोग्राम्स के साथ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें लेबर ज्यादा एंगेज होती है उस पर रख दिए जाते हैं, तो उससे और कुछ ना होता तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता, जिससे और कुछ ना होता तो फार्म टू मार्केट रोड बनने से कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो जाती, कोई हॉस्पिटल बन जाते, कोई मतलब डिस्पेंसरीज बन जाती, कोई टेस्टिंग सेंटर बन जाते। तो ये प्रायोरिटीज बिल्कुल ही मिसप्लेस्ड है। मतलब मेरा तो ख्याल है कि शायद मतलब वजीर आजम साहब जो हैं उनके जेहन में कोई एक चीज स्टक हो जाती है तो फिर वो सारी जिंदगी नहीं निकल सकती। सवाल ये है कि अब जाहिर है क्योंकि हम कोविड से मुतासिर हो रहे हैं, तो इस साल बहुत ज्यादा डेवलपमेंट का काम तो होगा नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो वो जो हमारा डेवलपमेंट वाला फंड होता है वो किधर गया? अच्छा, वो एक्चुअली थोड़ा सा बढ़ाया है, वो थोड़ा सा कम किया है पिछले साल की निस्बत से उन्होंने। वो 500 बिलियन, पिछले साल 800 बिलियन एलोकेशन थी, इस वक्त 500 बिलियन की एलोकेशन है। तो इनको थोड़ा सा एहसास तो है इस चीज का कि वो कम होगा। ठीक है, बट फिर दोबारा दूसरी चीज यही है कि मतलब इस वक्त एक्चुअली गवर्नमेंट को बड़ा सीरियसली कंसिडर करने की जरूरत है प्रायोरिटीज को, कि मतलब इस साल की प्रायोर, क्योंकि इस साल देखिए सीधी सी बात है, इस साल को जो एक्टिविटी है वो कुछ हार्डली 6-8 महीने की होगी, इससे ज्यादा मतलब वो भी मतलब 8 महीने भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। मतलब एक्चुअली जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो 6 महीने ही होंगे आपके पास। ठीक है जी, हमें ये भी पता है यहाँ पे कि मतलब यहाँ पर पीएसडीपी के लिए फंड एलोकेट हो जाते हैं, दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए फंड एलोकेट हो जाते हैं, अप्रैल मई तक वो रिलीज नहीं हो रहे होते। इस दफा तो वैसे ही आप 6 महीने खा चुके हैं, तो इस दफा आई थिंक प्रॉब्ली बड़ा क्लियरली जरूरत थी कि उस डेवलपमेंटल बजट को आप अपनी हेल्थ नीड्स के साथ लिंक करते हैं। और मतलब आप प्राइमरली इस चीज के ऊपर कोशिश करते हैं कि अच्छा जी ये पेंडेमिक भी है और दूसरा एक मतलब हेल्थ केयर रिलेटेड चैलेंजेस भी हैं, और ऑफ कोर्स दूसरा एक और भी है कि मतलब इसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। तो वो कौन से प्रोजेक्ट हैं, किस तरह के प्रोजेक्ट हैं जिसके जिसके जरिए हम इस दफा मैक्सिमम इम्पैक्ट ले सकते हैं। पीएसडीपी की जो लिस्ट नजर आ रही है वो तो एक्चुअली वो लगी बदी वैसे ही हर साल वाली लिस्ट नजर आ रही है कि जी ये प्रोजेक्ट होगा, ये प्रोजेक्ट होगा, ये प्रोजेक्ट होगा। वो आई थिंक प्रॉब्ली वो भी एक मिसप्लेस्ड प्रायोरिटी है। अच्छा, और फिर एक और चीज ये है कि अभी तो वही बात कि क्योंकि जो रियासत है वो गरीबों का खर्चा उठाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा जी कि हमने तो सब कुछ खोला हुआ है, आप खुद ही अपनी एम्प्लॉयमेंट ढूंढे, कमाएं और खाएं, हम कुछ नहीं दे सकते। लेकिन साथ में जिस तरह की प्रोजेक्शंस हैं कि पता नहीं मिलियन केसेस हो जाएंगे 2 महीने बाद या 1 महीने बाद, तो ये तो फिर जाहिर है एक टाइम वो भी आएगा कि हालात इतने खराब हो सकते हैं कि फिर इवेंचुअली लगाना पड़ेगा लॉकडाउन। तो फिर भी तो इन्होंने कहीं ना कहीं से निकालने हैं पैसे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। लॉकडाउन नहीं भी हो रहा तो पैसे निकालने हैं। उसकी बिल्कुल। वजह ये है कि इकोनॉमिक इंजन चलाने क्योंकि के देयर इज नो लिए एक्टिविटी। दोबारा, हाँ, एक्टिविटी जनरेट करने के लिए बड़ा जरूरी है कि आप लोगों की जेब में पैसा डालें। मतलब इस वक्त रियासत अपना टैक्स इकट्ठा करने के लिए लोगों को पैसा, इसको हेलीकॉप्टर मनी बोलते हैं बेसिकली, कि आप मतलब अमेरिका ने भी ये किया कि सेंट्रल बैंक से डायरेक्टली गवर्नमेंट ने बोरो किया और चेक लिख लिख के लोगों को देने शुरू कर दिए। ठीक है जी, उसी तरह मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्टिविटी और इस तरह की दूसरी चीजें, तो ये आपको इस दफा आपको भी ये करना। मतलब अगर आप देखें ना 2008, तो 2008 में बल्क बेल आउट जो था वो लोगों की जेब के लिए नहीं था। उसकी वजह ये थी कि उस वक्त इशू ये था कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो थे वो डिस्ट्रेस, तो गवर्नमेंट ने बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बेल आउट किया था। अच्छा, उसमें भी एक्चुअली आयरलैंड जैसे मुल्कों की अप्रोच रिलेटिवली ज्यादा बेहतर साबित हुई, जिन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम आपको बेल आउट नहीं करते, हम लेंडर को बेल आउट, उसको उसको बेल आउट कर देते हैं जिसने लैंड, बेसिकली जिसने पैसे बोरो किए हैं, बोरर को हम बेल आउट कर देते हैं। वो ज्यादा बेहतर साबित हुई थी इस दफा तो। लेकिन इवन अमेरिका जैसे मुल्क जिन्होंने पिछली दफा इंस्टीट्यूशंस को और बिजनेसेस को बेल आउट किया था, वो भी कह रहे हैं कि नहीं, इसकी भी जरूरत होगी, लेकिन ज्यादा जरूरत इस चीज की है कि हम लोगों को डायरेक्टली पैसा पहुंचाएं ताकि वो एक दफा इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करना शुरू कर सकें, साइकिल चलाना शुरू कर सकें। बिल्कुल ठीक है। और वो अब खैर खबरें तो इस किस्म की आ रही हैं कि जो हुकूमत ने अनाउंस किया था कि हम बिजनेसेस को बेल आउट तो नहीं, लोन देंगे बहुत कम मार्कअप के ऊपर।
उसमें बजाय के मिडिल इनकम या लो इनकम बिजनेसेस को सपोर्ट करने के, फिलहाल तो जिनका स्केल ज्यादा बड़ा है वो उनको वो लोन्स मिल अच्छा, रहे हैं, बाकी किसी को वो नहीं मिल एक्चुअली जो 100 बिलियन की 110 बिलियन जो है ना, वो एक्चुअली कोविड से पहले ही गवर्नमेंट अनाउंस कर बड़े बिजनेसेस के लिए। वो बेसिकली उन्होंने खींचतान के उसको पैकेज में डाल दिया था, वरना ये एक्चुअली गवर्नमेंट जनवरी में अनाउंस कर चुकी थी मतलब। और ये बेसिकली वो जो पाकिस्तान का टिपिकल क्रॉनी कैपिटलिस्ट सिस्टम है, जिसके अंदर कुछ बड़े कारोबार हैं जो गवर्नमेंट के हैव्स में होते हैं, वो अक्सर हुकूमतों में वो इस तरह की ठीक ठाक साइफनिंग करते रहते हैं। इस दफा भी वो करने की कोशिश कर रहे थे एक्चुअली। मतलब ये जो शुगर का स्कैंडल है, वो भी एक्चुअली इसी तरह की साइफनिंग थी। और दूसरी चीजें भी, तो वो तो चलता रहता है, लेकिन वो उसका ताल्लुक कोविड से नहीं था। वो गवर्नमेंट एक्चुअली जनवरी फरवरी में ही नियत बना चुकी थी इस तरफ। इसके लिए मतलब वजीर खजाना के भी और वजीर तिजारत के भी इसके ऊपर अखबारों में बयानात मौजूद हैं तब के, और स्टेट बैंक के गवर्नर के भी। बिल्कुल ठीक है। आगे क्या एक्सपेक्ट करें कि कितने और महीने लगेंगे हुकूमत को ये रियलाइज करने में कि ये काम नहीं चल रहा, लॉकडाउन और नो लॉकडाउन, इकोनॉमी नहीं हिल रही? अच्छा, मुझे मुझे डर ये है कि हुकूमत ये रियलाइज करेगी ही नहीं। और मुझे डर एक्चुअली ये है कि गवर्नमेंट अगर किसी स्टेज पे बेल आउट देगी भी, तो वो बड़े बिजनेस को देगी, और बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो उसका बड़ा हिस्सा साइफन ऑफ कर जाएंगे। तो उससे होगा ये बेसिकली, जिस तरह अब ये लॉकडाउन खोल के हमने 100 प्याज और 100 जूते खाए हैं, इसी तरह वहां पे भी हुकूमत जो है वो 600 700 800 बिलियन रुपया बड़े बिजनेसेस को देगी, बट उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी। जब उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट नहीं होगी। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट नहीं होगी तो टैक्स रेवेन्यू ऊपर नहीं जाएगा। तो मुझे डर ये है कि ये रियलाइज नहीं करेंगे, ये एक्चुअली उस मॉडल की तरफ चलेंगे। और फिर ये पैसे निकलवाने के लिए टैक्सेस ही बढ़ा देंगे? लाइकली है, मतलब वही। देखिए, मसला एक और भी है। मसला ये है कि इस वक्त जो है ना, अगर आप मतलब 2 साल 3 साल पहले हम ये बात करते हैं, और ये एक एक्चुअली इशू है पाकिस्तान के साथ, कि यहाँ पर टैक्स सिस्टम की रिफॉर्म की जरूरत है, यहाँ एफबीआर को रिफॉर्म करने की जरूरत है, यहाँ टैक्स पॉलिसी और टैक्स इम्प्लीमेंटेशन को अलग अलग करने की जरूरत है, वो सारे इशू। लेकिन इस वक्त ये टाइम नहीं है इसका। उसकी वजह ये है कि इस वक्त तो ये उस वक्त था जब भैंस जो थी वो सेहतमंद थी और दूध दे रही थी। तो फिर आप कोशिश करते हैं कि अच्छा यार, इसको चारा अगर अच्छा दे दें, इसको दाना अच्छा दे दें, मिल्किंग टेक्निक्स को थोड़ा सा चेंज कर लें, तो चलेंगे। इस वक्त 20 लीटर देती है, 24 लीटर 25 लीटर देना शुरू कर देगी, इसको इतना देना चाहिए। इस वक्त तो भैंस बीमार है बेचारी। तो बीमार भैंस को आप टीके लगाएंगे तो शायद वो मर जाएगी, या उसका दूध मजीद कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं। इस वक्त तो टैक्सेशन तो इस वक्त ऑप्शन ही, मतलब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही नहीं है। मतलब टैक्सेशन तो बिल्कुल हटके चीज है इस वक्त। नहीं, लेकिन अब इन्होंने पेट्रोल पे और गैस पे टैक्स जी, बढ़ा दिया इन्होंने है। इन्होंने प्रोविजनिंग जरूर रखी हुई है कि इस दफा पेट्रोल और गैस पे टैक्स बढ़ाएंगे, जिसके मतलब ये है कि हमें तैयार रहना चाहिए कि अगले साल पेट्रोल और गैस की कीमतें बढ़ेंगी। मतलब क्योंकि इन्होंने खुद प्रोविजनिंग रखी हुई है कि इसके अंदर हम जो मतलब पैसे इकट्ठे करते हैं पेट्रोल सरचार्ज में और गैस सरचार्ज में, वो पिछले साल की निस्बत ज्यादा होंगे, विच बेसिकली मीन्स के ग्रेजुअली ये इसको बढ़ाएंगे। उसमें भी मुझे मेरा ख्याल है कि इनकी अजम्पशन ये नजर आती है कि तेल और गैस की कीमतें जो है वो अगले साल में कम रहेंगी। अगर वो कम नहीं रहती हैं तो फिर ये मजीद मुश्किल हो जाएगा उनको। उसका मतलब ये आपने लेवी इंक्रीज कर दी, तो ये 114 रुपए से पेट्रोल अब कम होते होते यहाँ पे आया हुआ है। दुनिया के हिसाब से तो वैसे इस वक्त ये अगर हम मतलब आज 2013 के हिसाब से चलें, तो इस वक्त तो पेट्रोल आपके पास कुछ 40 42 रुपए लीटर में होना चाहिए था। ठीक है, अभी भी हम इसको कुछ 70 75 रुपए पंप पे दे रहे हैं। मिल नहीं रहा, वो एक अलग मसला है। ठीक है, लेकिन अगर 2013 की लेवी के हिसाब से इसको 40 चालीस 50 पे बयालीस होना चाहिए। 40 42 रुपए पे होना चाहिए था। तो अब एक तो वैसे ही ये 70 75 पे चल रहा है। अच्छा, उसके बाद दूसरा ये है कि अगर पेट्रोल की कीमतें ग्लोबली बढ़ जाती हैं, जो भी $30 के आसपास हैं, पीछे तो एक्चुअली बिल्कुल ही मतलब क्रैश कर गई थी, मतलब सिंगल डिजिट, इनफैक्ट कुछ अरसे के लिए WTI तो नेगेटिव में चला गया था। बट अस्यूमिंग के ये 34 से 50 60 पे भी आ जाती हैं, जो मतलब PMLN के आखिरी 2 ढाई साल थे, तो इसका मतलब है कि 114 से भी ज्यादा, मतलब 140 50 रुपए हम लीटर का पंप पे दे रहे होंगे। तो ये इनका इनका है तो सही, लेकिन मेरा ख्याल है कि मतलब जब ये चीजें आगे जाएंगी तो यहाँ पे भी इनको एक रियलिटी चेक मिलेगा कि ये हमारे रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन भी इतनी कोई पॉसिबल नहीं है। तो उसकी वजह ये बात बड़ी सीधी सी है, काम चल रहा हो तो कीमतें बढ़ने का रिएक्शन और होता है, काम ना चल रहा हो तो उसकी सोशल कॉस्ट जो है ना वो, आई डोंट थिंक के मतलब ये जो इस हुकूमत में सारे रियलिटी से कट ऑफ हुए हुए इम्पोर्टेड ज़रात आए हैं, इनको एहसास है कि इसका बैकलैश किस तरह आना शुरू हो। मतलब अगर हम वैसे देखें, मतलब फ्रैंकली
तो 2008 से 13 तक की जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, इफेक्टिवली हर माशी इशारिये पे उसकी परफॉर्मेंस 1996 के बाद आने वाली किसी भी हुकूमत से अच्छी है। लेकिन वो सिर्फ एक चीज पे मार खा गई थी, और वो ये थी कि बिजली नहीं आ रही थी। हम्म, हम्म, ठीक, और वो मामला इतना एग्जैस्परेट हुआ था कि एक्चुअली पीपल्स पार्टी ने उसके इलेक्शन में भी नुकसान उठाया। पीपल्स पार्टी को उसकी वजह से सड़कों पे मुजाहरे भी हुए, सिग्नल भी टूटते थे, उस पर एजिटेशन भी होती थी, शहरों में स्ट्राइक कॉल भी आ जाती थी। तो ये उस वक्त था जब हम्म, सब कुछ एक्चुअली बड़ा अच्छा चल रहा था, मतलब आपकी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के अंदर पैसे जा रहे थे। लेकिन एक इशू जो था वो बड़ा तो अब तो एक्चुअली मतलब हालात ये होंगे। एक तरफ तो वबा है, वबा में मतलब अगर फॉर इंस्टेंस उमर साहब कहते हैं कि 1 लाख हजरात जो हैं ये आज जुलाई के आखिर तक 2 लाख अफराद एक्चुअली इन्फेक्ट हो चुके होंगे, शायद इससे ऊपर नंबर चला गया होगा। तो अगर हम वो 5-1% का रफ एस्टिमेट भी लें, तो एक तरफ तो हम तो 6 फिगर डेथ्स की तरफ देख रहे हैं। उसके साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी टोटली चोक्ड है, लोगों के पास काम नहीं है, उनकी सेविंग खत्म हो चुकी है, उनके पास खाने को कुछ नहीं। ऊपर से आप उनके ऊपर गैस और बिजली के एडिशनल बिल और पेट्रोल की एडिशनल कीमतें, तो ये तो सब कुछ ढह जाएगा अगर इसको करने की कोशिश की गई तो। खुदा ना खास्ता मुझे तो ये कुछ सिविल अनरेस्ट टाइप कुछ मामला लाइकली दिखाई देता है। लाइकली ऐसे ही देखें। मैं आपको जो कह रहा हूँ ना कि इनको समझ एहसास नहीं हो रहा है इस वक्त इस रियासत के इंपॉर्टेंट लोगों को और हुकूमत के इंपॉर्टेंट लोगों को कि पेंडेमिक्स जो है ना ये स्टेट कोलैप्स का जरिया होते हैं। मतलब अगर आप देखें ना, एक चीज वो जंग नहीं थी, वो जंग अजीम, पहली जंग अजीम नहीं थी। एक्चुअली जो 1918 से 20 का स्पेनिश इन्फ्लुएंजा था, अगर ये ना होता तो शायद अंग्रेज आज भी बरसगीर पे हुकूमत कर रहा होता। जितना अनरेस्ट अंग्रेज के खिलाफ आया है, जिसमें जलियांवाला बाग भी शामिल है, जिसमें उसके बाद की चीजें भी शामिल है, वो सारे का सारा एक्चुअली इस वजह से था क्योंकि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जैसे डीजी खान था, जैसे आगरा था, जैसे वहां पर 13-13% तक पॉपुलेशन जो है वो इन्फ्लुएंजा की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। इवन लाहौर वगैरह जैसे जो मतलब रिलेटिवली बेहतर शहर थे, वहां भी 5-7% पॉपुलेशन वाइप आउट हुई थी उसके नतीजे में। जब इस तरह की चीजें आती हैं तो उसको मतलब वो फट पड़ती हैं, पर मतलब वो रोकी नहीं जा सकती। और ऑफ कोर्स मतलब लोगों को गुस्सा इस चीज का था कि जी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको मतलब लोग उसकी प्रायोरिटी नहीं थे, और उसका अनरेस्ट आया। फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अगर लोग प्रायोरिटी नहीं है तो हम इन एलियन लोगों के साथ गुजारा क्यों करें। फिर उसने कहीं पे जलियांवाला बाग की शक्ल निकाली, कहीं पे उसने आपके खिलाफत तहरीक की, कहीं पे उसने हिंदुस्तान छोड़ दो की, मतलब उसकी फिर डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस अगले 10-12 साल चलती रही, और अनरेस्ट कॉन्टिन्यूसली एग्जैस्परेट, और अल्टीमेटली मतलब वो हालात यहाँ तक आ गए हुए थे कि सस्टेनेबल नहीं था कि आप इस कॉलोनी को आराम के साथ चला सकते। तो ये पेंडेमिक्स का अपना एक डायनामिक, मतलब पेंडेमिक्स एक्चुअली ना होते तो शायद नाजीज का राइज ना होता जर्मनी में। हकूमती अरकान और उनके सपोर्टर्स बहुत ज्यादा खुश हैं इस बात पे कि जी कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए, जो कि एक तो वही बात कि फैक्चुअली ये थोड़ी सी बात गलत है कि प्रोविजन रखी गई है बढ़ाने की, वो आगे अब बढ़ाएंगे, लेकिन वो बढ़ा सही कह रहे सकते हैं, हैं। वो इस सेंस में वो सही कह रहे हैं कि मतलब सिवाय तेल गैस के उन्होंने कोई और नया टैक्स ऐड नहीं किया बीच में। मतलब उसके भी उन्होंने बिल्कुल, मार्जिन ऐड किया कि हमें इससे ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, लेकिन उस उन्होंने मतलब कोई नई चीज ऐड नहीं, कोई नई लाइन आइटम ऐड नहीं की। लेकिन वही बात के असूलन तो इनको कम होना चाहिए था, क्योंकि एक तो ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा मैं थे जिसकी वजह से मैं पिछली दफा भी कुछ कम अच्छा, है। मैं वैसे आपको एक चीज कहूँ तो वो ये है कि इस दफा जो है ना, ये वाला जो बजट है पूरा साल, ये वाला साल जो है ये टैक्सेशन का साल ही नहीं है, हम्म, या कम ज्यादा मैटर ही नहीं करता। हाँ ये भी है। यहाँ असल चीज जो मैटर करती है वो ये है कि लोगों की जेब में पैसा डाला जाए ताकि वो उसको खर्च करना शुरू करें। आप बिजनेसेस को बेसिकली कोलैटरल फ्री लो इंटरेस्ट रेट लोन दें, छोटे बिजनेसेस हम्म, को वो एक्टिविटी अपनी रिज्यूम करें दोबारा। मतलब ऑफ कोर्स उसका बड़ा सीधा सा तरीका है, एक बिजनेस जो 4-5 साल से टैक्स फाइलिंग कर रहा है, इसका मतलब ये है कि हम्म, वो एक क्रेडिबल बिजनेस है। आप ये ना करें जिस तरह नवाज शरीफ साहब किया करते थे कि मैं 10-10 लाख की गाड़ियां बांटनी शुरू कर दूंगा लोगों में, या नौजवानों को 40-40 लाख हम्म, करते हैं, उसमें वेस्ट का चांस रिलेटिवली ज्यादा है। लेकिन अगर एक सीरियस बिजनेस है, मतलब एक सैलून है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, एक और दूसरे बिजनेस है बेशुमार, वो 5-4-4 5-5 6-6 साल से वो उनकी बिजनेस एक्टिविटी का डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, उनका एनटीएन नंबर है, उनकी टैक्स फाइलिंग होती है। तो इस वक्त हुकूमत को उनको पैसा देना चाहिए ताकि वो उस पैसे से अपना इकोनॉमिक साइकिल दोबारा
रिवाइव करना शुरू कर सकें। उसका इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए, उसका कोलेटरल के बगैर होना चाहिए। गवर्नमेंट को इस चीज के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए कि इसमें से कुछ ऐसे हैं जो शायद रीपे भी नहीं हो सकेंगे, लेकिन ये चीजें करने के बगैर इस वक्त जो है ना वो गुजारा शायद हो नहीं सकेगा। और दूसरी तरफ हुकूमत को कंज्यूमर की जेब में डायरेक्टली पैसे डालने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप कंज्यूमर की जेब में डायरेक्टली पैसा नहीं डालेंगे तब तक वो खर्च करना शुरू नहीं करेगा। जब तक वो खर्च नहीं करता तब तक इकोनॉमिक साइकिल वापस नहीं आ सकता। अच्छा सर, खान साहब ने फैसला किया कि हमने लॉकडाउन नहीं रखना, हम नहीं लोगों के घरों पे राशन या महाना पहुंचा सकते। जाहिर है ये फैसला अकेले खान साहब ने या अकेले हुकूमत ने नहीं किया होगा। इसमें रियासत के सारे कंपोनेंट्स मशवरे के बाद इस नतीजे पे पहुंचे होंगे। बिल्कुल तो ऐसे ही है। अब मसला ये है कि इसका मतलब ये है कि कोई भी अपना पेट काटने को तैयार नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो लेकिन फिर वही बात कि अगर खुदा ना खास्ता अनरेस्ट की सिचुएशन बनती है तो फिर सफर तो सारे ही करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही। अब इस वक्त मसलन इस वक्त डिफेंस में भी गुंजाइश थी, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि वहां से भी कुछ कट के बजट इस तरफ आ सकता था। अच्छा देखें, मसला ये है कि हालात होते या ना होते, ठीक, मतलब ये थाईलैंड जो है, थाईलैंड की हुकूमत और सारा निजाम मिलिट्री के सर पे कायम है। थाईलैंड में मिलिट्री ने वॉलंटरली इस दफा कहा कि आप हमारा बजट 20% कम कर दें। ठीक, हिंदुस्तान इंडिया जो है वो इस वक्त चाइना के साथ उसके मामलात खराब चल रहे हैं। हमारे इंडिया के मामलात भी एलओसी के ऊपर कोई इतने अच्छे नहीं चल रहे हैं। वहां पर भी इवन वो मिलिट्री स्पेंडिंग में कट लगा रहे हैं। मतलब मिलिट्री स्पेंडिंग के दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं कॉम्बैट एक्सपेंडिचर। कॉम्बैट एक्सपेंडिचर जाहिर सी बात है आपकी बुनियादी दिफाई जरूरियात हैं, आप उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। नहीं। एक होता है नॉन कॉम्बैट एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, नॉन कॉम्बैट एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि आपने गैरिजन मेस की तजीनो आराइश करनी है, आपने को नया छावनी बनानी है, कोई और इस तरह की चीजें करनी है। ठीक, शादी हॉल बनाना। ये वो वाली चीजें हैं जिसके ऊपर आप मतलब आम दिनों में ठीक है जी, आर्म्ड फोर्सेस हमारी बड़ी मतलब वो उनकी प्रेस्टीज है मुल्क में और लोग उनको काफी लेवरेज दे देते हैं। लेकिन इस तरह के हालात में मेरा ख्याल है कि जो 200 बिलियन का एडिशनल इंक्रीज लिया है आर्म्ड फोर्सेस ने, ये लॉन्ग टर्म में इवन इंस्टीट्यूशन की अपनी रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं होगा। मतलब इसके ऊपर सवाल मजीद उठेंगे। मतलब ये वो होता है इस तरह की चीज, इस तरह के टाइम्स में ना सिमेंटिक्स और ऑप्टिक्स बहुत ज्यादा मैटर किया करती हैं। और ये चीज जो है ना, इसकी इसके ऑप्टिक्स बहुत बुरे हैं कि वबा हम्म। फैल रही है। ख्याल है कि शायद कुछ लाख लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। अगर मामलात बिगाड़ हम्म। की तरफ जाते हैं तो लोगों के पास कारोबार नहीं है, इकोनॉमी नहीं चल रही, खाने को नहीं है। हुकूमत लॉकडाउन इसलिए नहीं कर रही कि लोगों को खाना नहीं दे सकती, और उसके बावजूद आप बाकी सब चीजें फ्रीज हो रही हैं या कम हो रही हैं, और उसके बावजूद आप इस चीज को इंक्रीज कर रहे हो। तो ये वाले ऑप्टिक्स बड़े क्रिटिकल ऑप्टिक्स होते हैं। मतलब मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर शायद आर्म्ड फोर्सेस को भी इंटरनली सोचना चाहिए कि वो खुद हुकूमत के पास जाके कहें कि जी हम इस साल ये 200 बिलियन एडिशनल नहीं हम्म। लेंगे, हम इस जगह से कट करके अपना गुजारा चला लेंगे, कॉम्बैट को कॉम्प्रोमाइज हम्म। किए बगैर। और इससे एक्चुअली हम्म। मतलब फोर्स वही ऑप्टिक्स और सिमेंटिक्स वाली चीज है कि ये इस चीज से जो मैसेज जाएगा वो ये जाएगा कि जो फौज है या रियासत है या उसके इदारे हैं वो एक्चुअली रियासत के लिए हैं और उसके अवाम के लिए हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वही बात अक्सर ये भी कहा जाता है कि जी वो जब भी इस चीज के ऊपर बात होती है तो लोग फिगर्स फेंकने शुरू कर देते हैं कि अमेरिका मिलिट्री पे इतना स्पेंड करता है और इंडिया इतना स्पेंड करता है, और वो अमाउंट होती है, वो जीडीपी के हिसाब से नहीं होता, क्योंकि अगर जीडीपी के हिसाब से हो तो फिर तो हम शायद उनसे ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं। हम रीजन में सबसे ज्यादा कर रहे हैं इस वक्त। मतलब हम इस वक्त रीजन में चाइना से भी ज्यादा कर रहे हैं, इंडिया से भी ज्यादा कर रहे हैं। बाकी ये बांग्लादेश वगैरह तो रिलेटिवली बहुत ही थोड़ा करते हैं। और दूसरा, आपको एक और चीज भी समझने की जरूरत है। वो चीज समझने की जरूरत ये है कि चाइना और इंडिया अगर फॉर इंस्टेंस हमारे से ज्यादा भी स्पेंड कर रहे होते हैं एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, इंडिया का जो बेसिकली कॉर्पोरेट रिफॉर्म पैकेज है ये कोई इतना अच्छा पैकेज नहीं है। मतलब उसमें मतलब उसकी उसके अगर आप टेक्निकलिटीज में जाएं तो वो कई ऐसी चीजें हैं जो शायद वहां पे भी लोगों को समझ नहीं आई हैं कि इस मसले की नेचर क्या है। लेकिन उसमें एक चीज जरूर है, और वो ये कि उसका साइज पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा है।
ठीक, तो मतलब बिल्कुल। आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हैं इस वक्त ना। मतलब अगर फॉर इंस्टेंस अव्वल तो वो हमसे एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी कम खर्च करते हैं, कर रहे हैं, थोड़ा सा कम खर्च कर रहे हैं दिफा पे। लेकिन इवन अगर वो ज्यादा कर भी रहे हों तो तब भी प्रॉब्ली दे कैन अफोर्ड। मतलब चाइनीज की तो बात ही नहीं की जा सकती ना। चाइनीज के बारे में तो मतलब आप इस वक्त कोई इस तरह की बात ही नहीं कर सकते कि। और इंटरेस्टिंगली वैसे मतलब फ्रैंकली चीन जो एक्चुअली इस वक्त दुनिया का वाहिद कैश हाउस है, इवन उसने अपना मिलिट्री स्पेंड इस एक साल के लिए कम करके फंड कोविड की तरफ डाइवर्ट किया। ओह अच्छा। और ये जो हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी है, इनको भी कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं, इनको भी कोई फर्क नहीं पड़ा। देखें वैसे ही चीजें चल रही हैं। इनको तो बल्कि इस चीज का दुख लगा हुआ है कि हमारी तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ी। हालांकि इनमें से अक्सर ने दो ढाई महीने घर बैठ के वर्क फ्रॉम होम, मतलब सरकार में क्या वर्क फ्रॉम होम होना है, मतलब बेसिक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता जिनके पास। चले प्राइवेट कंपनियां हो तो उनके बारे में तो आप कह सकते हैं कि हाँ जी वर्क फ्रॉम होम चल रहा होगा। सरकार में तो गिने चुनी जगह होंगी जिन पे, मतलब सरकार में देखें कुछ लोग होंगे हैं जिन्होंने मतलब टू गिव देम देयर ड्यू, लाइक पुलिस है, लाइक सरकारी जो तिब्बी अमला है, इन्होंने ये फ्रंट लाइन पे हैं, ये ब्रंट ले रहे हैं इसका, इस सारे क्राइसिस का। तो ऑफ कोर्स हाँ, मतलब वो उनकी एक्सेप्शन के अलावा अक्सर लोगों को तो शिकवा इस चीज पे है कि आपने हमारी तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ाई। मतलब जब एक्चुअली मतलब एक ठीक ठाक अक्सरियत जो है लोगों की वो अपनी या जॉब खो चुकी है या उसकी सैलरी आधी हो गई है या उसको सैलरी मिल ही नहीं रही है, हम्म। उस वक्त मतलब उनका उनके अगर आपने ज़हनी हालत का अंदाजा लगाना है तो उनकी ज़हनी हालत ये है कि जी हमारी तनख्वाह बढ़नी चाहिए थी। मतलब जैसे इनको हम मतलब हमारी को ऑब्लिगेशन है कि उनको हर साल हम जाके एक हदिया और नजराना पेश किया करें। हम्म। तो उधर तो सिचुएशन बिल्कुल। ये है। सो मतलब मेरा तो ख्याल ये है कि एक्चुअली वो जो हमने बात की, जिस तरह वो आईएमएफ भी कह रहा था, देखिए सरकारी मुलाजिम भी सब बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, हम्म। छोटे पे स्केल वाले बेचारे जो हैं वो गुजारा कर रहे होते हैं। फिर ये दरमियाना पे स्केल होता है जो सफेद पोशी व्हाइट कॉलर चल रहे होते हैं। हम्म। फिर होते हैं जो अफसरान आते हैं। ठीक, इस रियासत में ऐसे ऐसे लोग भी हैं, डायरेक्ट हायरिंग एज वेल एज बेसिकली नीचे से ऊपर, मतलब बेसिकली पीए पाकिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू अंदर गए हुए, जिनका पर्क्स वगैरह मिला के पे पैकेज जो है वो कुछ कुछ मिलियन में पड़ता है इस रियासत को। हम्म। ठीक, अच्छा अब हम्म। मसला ये है कि इस मुल्क में एक आम आदमी की मिनिमम वेज 16,000 या 18,000 है, मतलब इसके आसपास है। हम्म। लोग इसका हजार हजार गुना सरकारी पैसे ले रहे हैं। इसकी क्या तुक बनती है। हम्म। मतलब यहाँ दूसरी सर्विसेज हैं, जुडिशल सर्विसेज हैं यहाँ पर, और दूसरी सर्विसेज हैं, वहां पर मिलियन मिलियन प्लस के पैकेज हैं। मतलब मेरा ख्याल हम्म। तो ये एक्चुअली तो इन प्रिंसिपल होना ये चाहिए कि इसको हम मतलब हमारे एक दोस्त है, उनका इस पे बड़ा काम है, उनका एक आर्टिकल वगैरह भी आया था नजफ नजफ यावर साहब का न्यूज में हम्म। 2 ढाई महीने पहले। होना तो ये चाहिए कि इसको मतलब इस चीज को लॉक कर दिया जाए कि अपार्ट फ्रॉम सम वेरी स्पेसिफिक एरियाज, मसलन आपको कोई साइंटिस्ट चाहिए स्पेशल, आपको हम्म। कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल चाहिए स्पेशल, आपको कोई हम्म। पर्टिकुलर इंजीनियरिंग डिजाइन के प्रोफेशनल चाहिए स्पेसिफिक, उनके अलावा, और वो उसका भी एक प्रोसेस डिफाइंड हो, जो शख्स रियासत की परमानेंट मुलाजमत में है या जो शख्स रियासत की मुलाजमत में है, उसकी तनख्वाह मिनिमम वेज से 25-30 टाइम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हम्म। और अगर आप इसको परमानेंटली नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इस साल तकलीफ का साल है, मतलब 3-4 लाख में आप जितने मर्जी ऐशी के साथ रहें, हर एक का घर चल सकता है। तो बिल्कुल, एक 4 लाख महीने में घर चल जाता है। इस एक साल के लिए तो आपको उसको फ्रीज कर देना चाहिए कि जनाब ये है कि आप रियासत हैं, रियासत के पास इतने ही पैसे हैं इस वक्त। ठीक, और अगर आप इतने मतलब प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हैं तो, और आपका इसमें गुजारा नहीं होता तो आप कुछ और देख लें। हम्म। एक्चुअली प्राइवेट कंपनीज में भी यही हो रहा है ना। बिल्कुल। जहाँ जहाँ कटौती हो रही है। जहाँ जहाँ आप काम करेंगे, आपको अगर 3 लाख मिलता था तो वो कहेंगे जनाब आप 1.5 लाख ले लें। और अगर अली आफ्ताब को 1.5 लाख पसंद नहीं आ रहा है और अली आफ्ताब के पास तो डेढ़ छुट्टी लाख कर। से ऊपर का ऑप्शन है, तो अली आफ्ताब 15 दिन में उधर चला जाएगा, अगर कॉम्पिटेंट है तो। ठीक, तो इस एक पर्टिकुलर साल के लिए तो एटलीस्ट ये कर लेना चाहिए कि 3-3.5 लाख के ऊपर आपको पब्लिक सेक्टर और विद हम्म। पर्क्स। मतलब उसमें होता ही है हम्म। कि एक बेस वैल्यू पे होती है, फिर उसके ऊपर को अलाउंसेस होते हैं, फिर उसके ऊपर हाउस रेंट होते हैं, फिर उसके ऊपर तो ये मिल मिला के पैकेज जो है
जिसकी तनख्वाह कागज पे 2 सवा 2 लाख होगी, वो रियासत को 8-9 लाख में पड़ रहा होता। तो वो एक बिल्कुल। तो मतलब उसको तो मतलब वैसे तो परमानेंटली होना चाहिए, इसका कोई मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए कि जनाब जो प्रोडक्शन कर रहा है, जो एक्चुअली वो चीजें प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके टैक्स के रेवेन्यू से ये रियासत चल रही है, उसकी मिनिमम वेज तो 15,000 है। तो रियासत के अंदर या रियासत के इदारों के अंदर लोग उसका 1,000 गुना तनख्वाह कैसे ले सकते हैं? ये और मतलब इवन अमेरिका जैसा मुल्क जो प्रॉब्ली कैपिटलिस्ट वर्ल्ड का प्रोपोनेंट है, नुमाइंदा। नुमाइंदा है, वहां पर भी भले वो सदर की तनख्वाह हो, भले वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की तनख्वाह हो, भले वो सेनेटर की तनख्वाह हो, ये चीज मैटर करती है कि ये मिनिमम वेज का कितने कितने गुना है। एग्जैक्टली। तो हमें भी इस तरफ करना चाहिए, हम तो मतलब अमेरिका भी नहीं है। तो ये भी एक चीज बिल्कुल। है जो जिस पे गौर करने की जरूरत है। और ये एक्चुअली बजट कट जो है, मतलब जिस तरह आईएमएफ कह रहा था कि जी आप सैलरीज एक्चुअली कट करें, तो अगर हुकूमत एक्चुअली वाकई रियासत और हुकूमत एक्चुअली वाकई संजीदा होते, तो वो ये कहता है अच्छा जी ग्रेड 16 तक तो कोई काट नहीं होगा और उसके बाद इतने इतने परसेंट काट होगा और इससे ऊपर किसी को नहीं मिलेगी। बट वही अगेन विल वाला इशू है, मतलब आई थिंक और तो कोई चक्कर नहीं लग रहा है इसमें। बिल्कुल ठीक है। और अब वो जाहिर है जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वो BAISP का जितना पिछले साल था, इस साल उससे भी थोड़ा सा कम कर दिया है। 32 बिलियन। यानी कि बिल्कुल, यानी कि और नहीं, ये एक्चुअली तो अब एक्चुअली एक्चुअली अगर आप टोटल देखें तो टोटल 32 बिलियन और 75 बिलियन, यानी 1,107 अरब रुपया कम किया है। क्योंकि 75 बिलियन पिछले साल, ये मुझे नहीं पता कि वो कैसे डिस्पर्स किया है, लेकिन कागजों में हुकूमत के उसने 75 बिलियन दिहाड़ीदार लोग जिन्होंने काम लूज किया था उनको भी दिए थे। तो 232 ठीक है। BASP का था जो इस साल 200 कर दिया, और वो 75 इस दफा 0 कर दिया। तो इसका मतलब है कि ये तो अब हुकूमत नियत ही नहीं रखती गरीब को घर पे पैसे देने की। तो ऐसे कोई उम्मीद है कि ये इनकी जो ज़हनियत है, खुदा ना खास्ता सिचुएशन पे ये बदल सकती है, या बस इन्होंने कहा खुद ही मर जाओ हमारी तरफ से, मुझे हम हाँ कुछ नहीं मुझे कर मुझे सकते। मुझे डर ये है कि अगर तो मामला इतना सीधा होता ना कि मर जाओ हमारी तरफ से, हम कुछ नहीं कर सकते, तो बड़ा मसला हल हो जाता। वो मर जाओ भले जिसकी मर्जी तरफ से हो, उसकी सोशल कॉस्ट और बैकलैश आएगा। और हम्म। अभी और जब उसका बैकलैश और सोशल कॉस्ट आनी शुरू होगी तो फिर शायद देर हो चुकी होगी। मतलब तब आप पैकेज अनाउंस भी कर देंगे तो हम्म। उसकी जो डिस्ट्रक्शन है और जो स्पाइरल है वो शुरू हो चुका होगा। और वो हम्म। कैसे रुकेगा ये मुझे नहीं पता, मतलब क्योंकि आई थिंक प्रॉब्ली मतलब टाइम बहुत थोड़ा है मेरे ख्याल में। अगर आप मुझसे पूछें तो मतलब मेरे ख्याल में खुदा न खास्ता, बट इस पेंडेमिक में स्टेट कोलैप्स एक एक्चुअल पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी है और एक साइजेबल प्रोबेबिलिटी है। तो हम सिवाय दुआ करने के और हुकूमत के तरले मारने के समझ जाओ, संभल जाओ, इस वक्त भी अपनी सिमत दुरुस्त कर लो, और कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे मेरा ख्याल है कि हाँ, मतलब एक तो ये शायद दूसरी चीज ज्यादा लोग अगर करें तो बड़ी इंपॉर्टेंट हो इस वक्त, इन इश्यूज को समझें और इसको रियलाइज करें। बिकॉज आई एम श्योर कि मतलब ऐसे नहीं है कि रियासत या हुकूमत के अंदर ऐसे कोई लोग होंगे ही नहीं जिनको ये नजर नहीं आ रहा होगा कि ये हो सकता है, या अगर नजर नहीं आ रहा तो मतलब कुछ अरसे बाद नजर नहीं आना शुरू होगा कि ये हो सकता है। तो एक तो मेरा ख्याल है कि ये वाली चीज है जो जरूरी है इस वक्त, मतलब इम्पोर्टेंट है कि ये इश्यूज को खुलकर डिस्कस किया जाए। क्योंकि इसकी जो है ना वो कॉन्सिक्वेंस है वो ये है कि मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें प्रॉब्ली यू विल, जो कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि यू विल बी बेटर ऑफ एरिंग ऑन द साइड ऑफ कॉशन। कि मतलब अगर आप गलती करते हैं और गलती जो है बेहतियाती की साइड पे है, नुकसान इनफाइनाइट है। तो बेहतर ये है कि आप अगर गलती कर ही रहे हैं अंदाजे की, तो थोड़ा सा एहतियात की साइड पे कर लें। बिकॉज एक्चुअल कॉस्ट इज मतलब इंपीरियल की स्टडी, मतलब मेरा ख्याल है इंपीरियल की स्टडी जो है, मतलब इंपीरियल इज लॉस्ट क्रेडिबिलिटी इन स्टडीज, बट वो 2.3 मिलियन को 23 लाख डेथ्स कह रही है। बट अगर उसका 25% भी होती हैं, जो एक्चुअली एक रियलिस्टिक प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है इस वक्त, आज ट्रिब्यून में कराची के जो कब्रिस्तान का डाटा शेयर हुआ है उसके अगर आप एक्स्ट्रापोलेट करें 3 महीने के पेंडेमिक साइकिल के ऊपर, तो कुछ 6-7 लाख अमवात खुदा न खास्ता हो सकती हैं अगर इस वक्त इसकी पेशबंदी नहीं की जाती। 6-7 लाख अमवात बड़ी साइजेबल अमवात हैं, और उसके साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी चोक हो तो इस पे जो सोशल अनरेस्ट होगा वो कंट्रोल कोई भी नहीं कर सकेगा फिर। और दूसरी चीज ये भी है कि अगर ये वबा फैल रही है तो ये मतलब ये देखेगी नहीं कि ये डॉक्टर है या ये पुलिसमैन है, ये फौजी है तो इसको नहीं लगना। मतलब वायरस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप कुर्बान लाइंस के या कंटोनमेंट के नाके पर रोक सकेंगे। एक लेमैन मेरे जैसे को तो ये नजर आ रहा है कि जाहिर है ये फैसले तो रियासत के तमाम कंपोनेंट्स ने मिलके किए,
लेकिन मलबा एंड में शायद खान साहब अकेले पे डलेगा। उसकी वजह ये है कि अब एक एक करके असद उमर साहब और दीगर लोग अपना जिम्मा तोश पोश करते जा रहे हैं कि जी हमने तो बताया था खान साहब को, खान नहीं, साहब नहीं माने देखें ना। देखें देखें, ना बात बड़ी सीधी सी है। अगर आज के बाद कोई ये कहता है आपको, जब ये सब कुछ गुजर जाता है और कोई आपको आके ये कहता है कि जनाब मैं तो उस वक्त कह दिया था कैबिनेट में और मैंने तो ईसीसी में ये कह दिया था, तो ये कोई वैलिड एक्सक्यूज नहीं होगा, बल्कि उसको ज्यादा जूते मारने चाहिए। उसकी वजह ये है कि भाई क्यों अगर आपको आपने आज रिजाइन क्यों नहीं किया? एग्जैक्टली अगर आपको आज ये चीज नजर आ रही है तो आप अभी इस्तीफा दें। हम्म, आपके 5-7 कैबिनेट मिनिस्टर्स के इस्तीफे को, 2-4 क्रिटिकल सिविल ब्यूरोक्रेट्स के इस्तीफे को, 2-4 दूसरे सिक्योरिटी इदारों में लोगों के इस्तीफे के, जनाब इस मुल्क में एक तबाही आ रही है और हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते, इसलिए हम काम करने से माजरत करते हैं। ये वो प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं कि जिसपे शायद रियासत और हुकूमत अपनी से ठीक कर सकते हैं। बट अगर आप मतलब असद उमर साहब या फवाद साहब या यास्मीन राशिद या ये सब लोग आज से 2-2.5 महीने बाद आके हमें कहेंगे कि जनाब मामलात जो हैं वो डेंगू बेंगू हो गए हैं, बिगाड़ की तरफ चले गए हैं, तो हमने तो तब कहा दिया था, खान साहब को मैंने समझाया था, मेरी सुनते नहीं थे, वो कोई वैलिड एक्सक्यूज नहीं होगा। मतलब वहां पर फिर एक्चुअली ऐसे कहने वाले को खास तौर पे रगड़ना चाहिए। बिल्कुल। और हम यही दुआ, पहली दुआ तो ये है कि खुदा ना खास्ता मामलात खराब ना हो। आमीन। जाहिर है हाँ मतलब नजर वो आ है, रहा है हो रहे हैं, बिल्कुल लेकिन अल्लाह 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 करे ऐसे ही हो, मतलब अल्लाह करे बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हो। मतलब लेकिन पॉइंट ये कि अब ये सूरत हाल ऐसी है कि जहां पर आपको एक्चुअली बुरी असम्पशंस के लिए तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल। तो पहली दुआ तो ये है कि अल्लाह करे हालात खराब ना हो। दूसरा फिर ये है कि खुदा ना खास्ता हो जाते हैं तो फिर अब हमने अपनी वो जो हम हमेशा से छोटी यादाश्त का मुजाहरा करते हैं वो नहीं करना। सिर्फ इसका मलबा वही बात है कि खान साहब अकेले पे नहीं डलना चाहिए। ये सब लोग और ये सब इदारे, इन सबको हमें याद रखना चाहिए कि खुदा ना खास्ता हालात खराब हो तो सब जिम्मेदार हैं उसके। अपने अपने हिस्से पे सबकी जिम्मेदारी होगी अगर बिल्कुल ठीक हालात है। खराब होते हैं। और अगेन फिर दोबारा आपकी बात कि हमें दुआ करनी चाहिए कि एक्चुअली हम जो कुछ कह रहे हैं, जो हमारे खदशात हैं, वो गलत साबित हों और हम इससे आमीन। जल्दी से जल्दी निकल आए। तो थैंक यू सो मच अली। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।